इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 यानी कि 1909, जिसको हम लोग प्यार से या फिर पॉपुलर भाषा में मॉर्ले मिंटो या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ये एक्ट क्यों लाया गया और इसमें भारत के लिए क्या था, मतलब भारतीयों के लिए क्या था उस टाइम पे, यानी आज से लगभग 110 साल पहले की बातें हैं। ठीक है, तो देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के बारे में और इसका क्या इंपॉर्टेंस था भारतीयों के लिए उसके बारे में। तो इस एक्ट को जैसे मैंने बताया मॉर्ले मिंटो या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ये पार्लियामेंट ऑफ यूके यानी कि पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में आया था और जिससे कि भारत में भारतीयों का, बताओ यार, भारत में भारतीयों का जो गवर्नेंस है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भारतीयों का हिस्सेदारी बढ़ाने का बात किया गया था तभी के ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि तभी की इंडिया जिस पे ब्रिटेन रूल कर रही थी उस टाइम पे। ठीक है, इसका नाम वायसराय लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले यानी कि मॉर्ले मिंटो के नाम पे रखा गया है, मिंटो मॉर्ले के नाम पे रखा गया। ये एक्ट ने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया और भारतीयों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के काउंसिल में एंट्री करने का एक तरह से प्रावधान लेके आया। साथ ही साथ वायसराय के जो काउंसिल्स है उसमें लाने का बात किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में लाने का बात किया गया मुंबई और मद्रास स्टेट में। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया और इसीलिए इसको, इस एक्ट को खास करके भारत में कम्युनलिज्म का एक तरह से जन्मदाता कहा जा सकता है। तो देखो, बात दरअसल ऐसा था कि 1885 में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट होता है। वो तो उनका ये लगातार मांग था कि भारतीयों को सिविल सर्विसेज में ज़्यादा मौके दिए जाए। ठीक है, तो ये सब देखते हुए और साथ ही साथ आपको पता ही है उस टाइम पे कांग्रेस में मॉडरेट फेज था, यानी कि जो नेता थे वो चाहते थे कि लिबरल पार्टी जो है वो, चूँकि लिबरल पार्टी भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा सजग था या बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते उदारवादी सोच का था, तो इसलिए जो कांग्रेस के नेता थे वो चाहते थे कि लिबरल पार्टी भारतीयों को कुछ ना कुछ एक तरह से मतलब गवर्नेंस में हिस्सा दें। ठीक है, तो लिबरल पार्टी जीतती है 1906 के जनरल इलेक्शंस में और लिबरल फिलोसफर जॉन मॉर्ले जो है वो, उनको बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिनके हाथ में बहुत सारे पावर्स होते हैं। ठीक है, तो मॉर्ले जो है वो, मतलब जिन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बन गए थे जो, उन्होंने ये कहा कि हम लोग भारतीयों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे, जो कि 1892 में प्रॉमिस किया गया था। हालांकि उनका ये भी एक तरह से सोचना था, ये भी मत था कि जो मॉडरेट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसको हम अगर अपने तरफ लेते आएंगे तो भारत का जो आज़ादी का जो भूत चढ़ा हुआ था उस टाइम पे वो थोड़ा बहुत घट जाएगा, है ना, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह जो हुआ था। यानी कि यहाँ पर भी डिवाइड एंड रूल का सिंपल सिस्टम जो है वो लोग लेकर के आए। तो मई और जून में क्या होता है, 1906 में मॉर्ले और जो गोखले थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ज़्यादा मॉडरेट लीडर माने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस के डिमांड पर बात किया और कांग्रेस का मेन डिमांड ये था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स काउंसिल में थोड़ा बहुत रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ वायसराय और गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, जहाँ से फैसले लिए जाते हैं, जो जहाँ से कानून बनाए जाते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत रिफॉर्म किया जाए और इंडियंस को हिस्सा दिया जाए। 1906 के जुलाई में, यानी कि मई जून में बात करने के बाद जुलाई में जो मॉर्ले थे उन्होंने ये बोला अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे हमारा लोकसभा है वैसे ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ये सोच रहा हूँ कि इन रिफॉर्म्स के बारे में कुछ ना कुछ किया जाए। ठीक है, अब ये जब सुना गया मुस्लिम लीडर्स के द्वारा तो मुस्लिम इंटरेस्ट को लेकर के मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो शिमला डिपुटेशन भेजा गया और मॉर्ले साहब से बात किया गया कि मुस्लिम लोग को एक तरह से ज़्यादा या फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला जाए। तो इन सब घटनाओं के बीच ये एक्ट पास होता है और इस एक्ट का मेन प्रोविजंस क्या क्या है अब हम लोग वो देखते हैं। तो जो एक्ट है, इन्होंने सबसे पहले बताया कुछ कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बोला, है ना। सेंट्रल लेवल पे भी किया गया कुछ रिफॉर्म्स और प्रोविंशियल लेवल पे, यानी कि राज्य जिसको आजकल हम बोलते हैं, राज्य लेवल पर भी कुछ कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स किया गया। सबसे पहला और मेजर ये था कि जो इलेक्शन होता था, जिसमें इनफैक्ट इलेक्शन तो फर्स्ट टाइम आया, जो मतलब सीट्स जो मतलब इंडियंस को मिलता था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। ठीक है, और जो मेंबरशिप्स है उनको बढ़ाया गया। लोकल बॉडीज़ खास करके म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह जो थे उनको भी कहा गया कि आप लोग जब इलेक्शन करोगे तो उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू वो इलेक्शन किया जाएगा और वो लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है,
और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोग थे वो वोट दे करके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जैसे आज के डेट में एमएलएज होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाएगा। और ये जो एमएलएज हैं ये सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि जो एमपीज़ हैं उनको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको ये बताया गया कि आप लोगों को यानी कि मुस्लिम लोगों का जो जो मुस्लिम वोटर्स है सिर्फ वही आपको वोट दे सकते हैं। इस प्रकार से हिंदू, या हिंदू में उस टाइम था हिंदू, सिख और जितना भी जनरल है, सिख ईसाई सारे को जनरल और मुस्लिम को एक अलग तरीक़ा से, यानी कि यहाँ पर जो है प्रिफरेंशियल या इलेक्टोरेट को डिवाइड किया गया और इसी तरफ से कम्युनिज़्म जो है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, प्रोविंशियल काउंसिल्स जो होते थे, जो राज्य के चुनाव होते थे, उसमें जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो सिविल सर्विस ऑफिशियल्स के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे और उनको बुलाया जाता था ऑफिशियल मेजॉरिटी। और कुछ कुछ लोगों को एक तरह से कह सकते हो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता था राजाओं के द्वारा, नवाबों के द्वारा, उसको बुलाया जाता था नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, है ना। और ये जो एक्ट हुआ इसके तहत ये वाला जो सिस्टम था सिविल सर्विस वाला सिस्टम, उसको ख़त्म कर दिया गया। हालांकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर बात करें तो ये हो गया स्टेट वाला और ये हो गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आज का डेट में लोकसभा है तो लोकसभा में ये ऑफिशियल मेजोरिटी जो सिविल सर्विस वाला मेजोरिटी था वो तभी भी मतलब वो बना हुआ था इस एक्ट के पास होने के बाद भी। ठीक है, जो इलेक्टेड इंडियंस होंगे यानी कि जनरल हो या मुस्लिम हो उनको ये परमिशन दिया गया या फिर ये पावर दिया गया कि वो टेबल पे यानी कि वो रिजोल्यूशन ला सकते हैं। ये जैसे कि मान लो कि उनको लगा कि जो बच्चे हैं खास करके लड़कियां उनका एजुकेशन नहीं हो रहा है तो वो चाहे तो अपने जो उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है जो वहाँ पे लेजिस्लेचर है उसमें वो बोल सकते हैं कि क्यों ना लड़कियों के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया जाए। तो इस प्रकार से वो रिजोल्यूशन ला सकते हैं। जो बजट पे मैटर हो सकता है उसमें वो डिबेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई जो मंत्री है वो जवाब देंगे और उनके जवाब से वो खुश नहीं है तो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं। इससे पहले ये सारी चीज़ें का पावर जो है वो नहीं दिया गया था। हालांकि जो इलेक्टेड इंडियंस हैं वो फॉरेन पॉलिसी पे बात नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट है यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है एक तरह से कह सकते हो, उनके बारे में वो बात नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश का जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास, जैसे कि ये इंडियंस हैं इन लोगों के थ्रू कोई भी बिल वगैरह आया तो वो वीटो मार सकते हैं। जैसे आज का डेट में रसिया वगैरह करता है ना जो यूएन में होता है, तो कुछ उसका मन के लायक नहीं हुआ तो वीटो मार दो। तो सेम सिचुएशन तभी भी था, अगर ब्रिटेन के मन का नहीं होगा तो वो वीटो मार देगा। तो इस प्रकार से ये मतलब एक तरह से कह सकते हो अब हाफ हार्टेड रिफॉर्म, हाफ हार्टेड क्या, 16 आना में से 1 आना जो है वो दिया। ठीक है, कुछ कुछ प्रोविजंस वगैरह किया। अब इसका क्या हुआ रिएक्शन वो जान लेते हैं। ये एक्ट पास होने के बाद मॉर्ले जो है वो उन्होंने 2 मेंबर्स को काउंसिल ऑफ वाइट हॉल के जो उनका काउंसिल था उसमें इलेक्ट किया, अपॉइंट किया। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो को भी ये बोला कि वो पहला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला भारतीय मेंबर जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ठीक है, उनको सत्येंद्र पी सिन्हा को इलेक्ट किया गया या फिर कह सकते हो आप अपॉइंट किया गया। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू जैसे मैंने बोला कि इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो तो बढ़ गया, इंडियन मेंबर तो बढ़ गए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिमांड था सेल्फ गवर्नमेंट का उसका कहीं भी दूर दूर तक जिक्र नहीं किया गया। साथ ही साथ मुस्लिम के लिए जो अलग जो किया गया इलेक्टोरेट ना वो बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हो आप कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि फिर मुस्लिम और हिंदू में जो है वो थोड़ा बहुत बन नहीं पाता है और जिसका आप देख सकते हो कि आज का डेट में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया गया। हालांकि इसके बाद क्या होगा 1913 के आसपास में, 1914, 15, 16 के आसपास में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से भारत का जो एक्सपेक्टेशन था कि भारत को सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा वो जो है वो थोड़ा बहुत उस पर हिंडर होगा और फिर जो भारतीय हैं वो ब्रिटिश वॉर एफर्ट में सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को और बोलेंगे कि हम लोगों को ब्रिटेन का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ब्रिटेन जो है वो अभी मतलब फंसा पड़ा है। ठीक है, और इसमें भारत के लोग भी काम करेंगे, भारत का पैसा भी जाएगा और भारत का मटेरियल भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखते हुए ब्रिटेन लोग का थोड़ा बहुत दिल जो है पसीज जाएगा और 1970 में
इंडियन सेक्रेटरी जो थे एडविन मोंटेगू, वो जो है बोलेंगे कि ठीक है और भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है अब हम लोग करेंगे, और फिर यहाँ आ जाएगा मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990 में, 1919 में जिसका नाम दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देखो किस प्रकार जो है ब्रिटेन लोग भारतीय की मानसिकता से खेल रहे थे, है ना। हालांकि इसमें हम लोग उस टाइम के लीडर को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम का सिचुएशन कुछ और था, है ना। ये मत करने लगा ना कमेंट में कि यार तभी के लीडर लोग पागल थे। भाई साहब, वो आपके और आपके जैसे और हमारे जैसे कितने भी स्टूडेंट्स को वो पढ़ा सकते हैं, है ना। इतने बड़े वो लीडर थे, ठीक है। तो इनका अपमान नहीं करना चाहिए, और वो लोगों ने जो किया उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा बहुत लेक्चर के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मॉरले मिंटो रिफॉर्म क्या था 1909 का, थोड़ा बहुत जानकारी बढ़ा हो। लास्ट में थोड़ा बहुत लेक्चर अगर दिल पे लग गया हो तो कोई बात नहीं, हमको तो वही बोलना है जो सच है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।